चलिए देखिए, तो लास्ट डे की क्लास में आपने जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं ना, टाइप ऑफ इकोनॉमी, उसको देख लिया था। अब हम लोग उसी से रिलेट करते हुए थोड़ा सा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी, उसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट, जो भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि आप देख रहे थे भारत का जो व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ भी होता है, ठीक है। दूसरा कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। और तीसरा कृषि प्रधान, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली, मिश्रित व कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो ये जो आप विशेषता देख रहे हैं, इस विशेषता में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपने देखा था उत्पादन के साधन के बारे में, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें आपने देखा था 4 चीजों के बारे में। उन 4 चीजों में जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में क्या पूंजी है, कैपिटल है? भारत में पूंजी है, कैपिटल। और कैपिटल मैंने बताया था क्या आएगा? 2 चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? वहां पर आपकी पैसे तो आएंगे, दूसरी चीज तकनीक भी आएगा। अब यहां पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो भारत में पूंजी का अभाव है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो आपने देखा था पूंजी के बाद क्या आ रहा था? भूमि आ रहा था, लैंड आ रहा था, जिसमें हम लोग मशीनरीज को भी काउंट करेंगे। तो भारत में है, भारत में लैंड के रूप में तो आप देख सकते हैं, लेकिन मशीनरीज के रूप में देखेंगे तो अभाव है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कभी बड़े पैमाने पर हुआ नहीं। तो हमारी निर्भरता क्या है? कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज पे इन चीजों को लेकर के है। तो हम कहेंगे यहां पर जो भूमि है, लैंड, उसका भी क्या है? अभाव है। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो भारत में क्या श्रम है? श्रम, लेबर है, लेकिन उसमें भी आपने देखा था भारत में स्किल्ड लेबर जो है, कुशल श्रमिक जो है, उनका अभाव है, ठीक है। तो भारत में क्या है? कुशल श्रम, स्किल्ड लेबर का क्या है? अभाव है, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो क्या भारत में उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है? भारत में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, सभी क्या करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं। रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी है लोगों के अंदर? नहीं है। इसका मतलब क्या है? उद्यमशीलता का भी अभाव है, उद्यमशीलता का भी क्या है? अभाव है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर भारत की व्यवस्था आपको ऐसे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो भारत किस तरह के देश के अंतर्गत आता है? भारत निम्न मध्यम आय वाला देश है, लो मिडिल इनकम। आपने देखा था ना, विश्व बैंक के अनुसार क्या हुआ था? हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जितने भी देश हैं उनका वर्गीकरण किया था। एक क्या था? निम्न आय वाला देश था, दूसरा निम्न मध्यम आय वाला देश था, तीसरा उच्च मध्यम आय वाला देश था, और चौथा उच्च आय वाला। एक लो इनकम कंट्री था, दूसरा लो मिडिल इनकम कंट्री था, तीसरा हाई मिडिल इनकम कंट्री था, और चौथा कौन सा था? चौथा हाई इनकम कंट्री था। तो भारत किसमें आ रहा है? आपने देखा जो 2021 का विश्व बैंक का जो रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? लगभग $1947 पर पर्सन थी। हालांकि वो कोविड के बाद का था तो थोड़ा गिरावट देखने को मिलती है। जनरली आप देखेंगे तो 2100 से 2200
यूएस डॉलर भारत की क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन वो भी किसमें जाएगी, लो मिडिल इनकम वाले कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा भारत की और क्या स्थिति आप देखेंगे, तो भारत में आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। देखिए ये सब आगे टॉपिक भी पढ़ना रहेगा आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके पीछे कारण कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, बेरोजगारी दर होता है, कैसे निर्धारित होता है, इन सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी भारत में है। भारत के साथ जो एक पॉजिटिव पॉइंट है या सकारात्मक पक्ष है वो क्या है कि भारत में युवा वर्ग जो हैं, युवा वर्ग, इनकी आबादी लगभग 65% है। बट सॉरी टू से ये जो युवा वर्ग है ये अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहा है। उसका कारण क्या है, क्योंकि युवा वर्ग पर जिस प्रकार की जिम्मेदारियों का भविष्य में नींव रखने का प्रयास किया जा रहा है, सकारात्मक दिशा में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ के इंजीनियर नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज में, जब मैंने आपको पीछे उदाहरण देके बताया था कि बड़े बड़े कंपनीज के जब सीईओ अपना स्टेटमेंट देते हैं तो वो बताते हैं हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता विदेशों के साथ टाई अप करना, उनके साथ काम करना, उनके एम्प्लॉयज को वर्क देना। लेकिन समस्या ये है कि जिस कंपटीशन का स्तर चल रहा है, यहाँ पर जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी वो प्रगति नहीं हो पाई। इस वजह से हमारे यहाँ डिग्री होल्डर बहुत आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। प्लस जो भारत के जो युवा वर्ग हैं, मैं जान रहा हूं सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता को थोड़ा स्वीकारना भी जरूरी होता है। भारत का जो युवा वर्ग है उसके साथ समस्या क्या है, उसका अपने ऊपर जो विश्वास है वो खो चुका है। वो सदैव दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखते हैं बेरोजगारी के नारे लगते हैं, इसका मतलब आप सरकार के ऊपर आश्रित हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है हमारे क्या, 140 करोड़ की आबादी। दूसरे देश के लोग मरे रहते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने को मिल जाए, और हम उन 140 करोड़ में 30 से 35 वर्ष के युवा वर्ग के लोग हैं जो अपने लिए रोजी रोटी तक नहीं तलाश पा रहे हैं। तो इसमें हम कब तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। बात समझ आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, युवा वर्ग से अपेक्षाएं ज्यादा हैं और युवा वर्ग उन पर फिलहाल खरा कम उतर रहा है, क्योंकि ज्यादा समय कहाँ है, सोशल मीडिया पर है, फ्रेंड सर्कल में है, भविष्य के सपनों में है, वर्तमान के कर्मों में नहीं है। तो ये सब कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हम लोग को पहचानना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, कभी भी जो एक समय में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण या आप कह सकते हैं मजबूत पक्ष होता है, वही अगर रिजल्ट ना दे करके जाए तो आपके लिए क्या हो जाता है, वो सबसे कमजोर पक्ष हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एक चुनौती है। 80% लोग केवल इसके नाम से डर के हट जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आपको अलग से पढ़ना पड़े। आप कोई भी कंपटीशन में जाएंगे चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन 80% लोगों में क्या है, उस सोच की कमी है कि हम इतने सक्षम हैं। तो पहला मानसिक विकार है। दूसरा, यदि यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो हम किसी नौकरी या पद पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो एक ज्ञान का स्तर होता है वो इतना जरूर हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेटल कर ले जाएंगे। लेकिन तीसरा, यदि आप यूपीएससी को लेकर के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपकी खुद की एक मेंटल जो टफनेस है वो चाहिए, ताकि अन्य जो आपके सामने समस्याएं चल रही हैं उनको आप क्या कर सके, झेल सकें। अक्सर आप देखते हैं क्लास में एब्सेंट हो गए, क्यों एब्सेंट हो गए, सर तबीयत खराब हो गई थी, सर शादी में चले गए थे, सर कुछ मेहमान आ गए थे। मतलब अगर हम लोग रेगुलरिटी की बात करें तो उसमें भी हम थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। अब ये मान लेते हैं 2 साल 3 साल आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बताइए बाहर से आकर के भी तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं। इन केस, मैं चूंकि हर बात को लेकर चलता हूं, ना इधर ना उधर, मध्यम मार्गी है हम लोग, इसलिए क्या, इन केस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ना हुआ और निगेटिव हुआ तो समाज और परिवार को भी झेलना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि समाज और परिवार को नजरअंदाज करके चलिए, क्योंकि वो आपको कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 65% आज का युवा वर्ग अपने वर्तमान में सफल नहीं हो रहा है तो भविष्य में ये 65% क्या होगा,
भविष्य में 65% क्या होगा, वृद्धावस्था में होगा कि नहीं होगा। तब यही जो 65% की आबादी आपको भारत की शक्ति दिखाई दे रही है, यही भारत की असहाय स्थिति को भी दिखाएगा, क्योंकि 65% लोग जब वृद्धावस्था में होंगे और उनको संभालने की चुनौतियां आएंगी तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप अपने घर परिवार आसपास की स्थिति देख सकते हैं कि लोग 60-65 की उम्र में पहुंचते हैं तो लोगों का उनके प्रति जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं। आर्थिक संरक्षण करना है उनका, आपको जो है स्वास्थ्य का संरक्षण करना है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का संरक्षण करना है, प्लस उनके जो दैनिक कृत्य हैं उसका संरक्षण करना है। तो जिम्मेदारियां बढ़ नहीं बढ़ रही हैं। एक राष्ट्र का दृष्टिकोण समझिए इसकी क्या स्थिति होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ अपेक्षाएं ज्यादा हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए भारत में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्राइम इकोनॉमी चल रही है, कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें आपने देखा कि एक और समस्या दिखाई दे रही है कि यहां पर जो जीडीपी है, इस जीडीपी की जो 70% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर फील्ड का, या हम कहें जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में योगदान है। और इसमें जुड़े लोग कितने हैं, 50% से ज्यादा। इसीलिए भारत में क्या है, प्राइमरी सेक्टर पर दबाव बहुत ही ज्यादा है। और रिजल्ट क्या निकल रहा है यहां से, ये स्थिति बनी क्यों, क्योंकि भारत में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका क्या रहा है, अभाव रहा है। तो क्या भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नहीं है। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा योजना और कौन कौन सी योजना चल रही है, बताया था, एक दो आप लोग बता दीजिए। किस योजनाओं को आप लोग यहां पे लाके जोड़ सकते हैं, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट आपका आ जाएगा, और क्या आ रहा है, विश्वकर्मा योजना, और क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी पॉलिसी। ये तो छोटे छोटे स्तर पर रोजगार प्राप्त करने की ना, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कौन सा सबसे बड़ा योगदान डल रहा है योजना का, हाँ, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। सभी को बताया जा रहा है कि आप क्या करिए, नौकरी चक्कर मत पड़िए, इसके चक्कर में पड़िए, अपना सेटअप करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी। क्योंकि हमारे क्या है, यही तो नहीं हो पाया। और ये ना हो पाना क्या है, एक तरह से बेरोजगारी का भी कारण है, ठीक है। तो ये क्या था, जो आपने 7 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ा था, उससे सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष निकालते हुए जो है भारत की अर्थव्यवस्था को हम लोग समझ लिए, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी कैसी है, प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत कैसा देश है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसा देश है, इमर्जिंग इकोनॉमी कंट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये सारी भारत की विशेषताएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की। क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक टॉपिक जिससे पूरे इकोनॉमी को आपको समझने में क्या होगा, बहुत आप कह सकते हैं सुविधा होगी। और पूरा देश कैसे चलता है, पूरा दुनिया कैसे चलता है, और प्रत्येक व्यक्ति कैसे चलता है अर्थव्यवस्था के दायरे में, वो आप इससे समझ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आय का चक्रीय प्रवाह, फ्लो ऑफ, चाहे तो आप इनकम कह लीजिए और या इसी को आप कह लीजिए मनी। पूरी अर्थव्यवस्था का खेल किस पे है, लोग कहते हैं क्या लोभी हो रहे हो, क्या पैसे के पीछे भागे जा रहे हो। आप कल्पना करके देखिए, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, प्रत्येक नागरिक पैसे के पीछे नहीं भागेगा, सभी साधु सन्यासी बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले हो जाएंगे, अब परिग्रह ना, कुछ नहीं हमको अपने पास रखना है, तो देश कहां जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, पूरी जो इकोनॉमी वो कोलैप्स कर जाएगी। होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखिए इसका शुरुआत कहां से होता है। इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, हमारे आप से लेकर के बड़े स्तर तक के उद्योगपतियों तक में।
पहले फ्लो डायग्राम समझिए। देखिए इसे मान लेते हैं एक कोई फर्म है, फर्म समझते हैं, एक कोई भी कंपनी है। फर्स्ट डे की क्लास में लोगों बात किया था कि जो पूरी इकोनॉमी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो किसी वस्तु का हो और चाहे किसी सेवा का हो। भाई मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले में आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूं। कोई आपको कुछ वस्तु देगा, उसके बदले में आपसे कुछ चार्ज लेगा, और यहीं से क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी स्टार्ट हो जाता है। तो जब कोई फर्म होगा, कोई कंपनी होगा, यानी कोई उत्पादन का केंद्र होगा, तो ये क्या करेगा? ये किसी चीज का उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अब एक बात बताइए, मैं सर्विस दे रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, अगर मेरी सर्विस को लेने वाला कोई ना होता तो मैं किसके लिए करता? कोई ना कोई तो मेरी सेवा ले रहा है ना, तभी तो मैं दे रहा हूं। इसी तरह से अगर कोई फर्म किसी चीज का उत्पादन कर रही है तो कोई ना कोई तो उसका लाभ ले रहा होगा ना, और जो लेता है उसी को आप क्या कह देते हैं? उसी को आप कह देते हैं उपभोक्ता, उसी को आप क्या कह देते हैं? कंज्यूमर होता है। अब जब भी एक फर्म द्वारा किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है और कोई कंज्यूमर ने क्या किया? उसका लाभ ले लिया, तो क्या ये जो उत्पादन हुआ है ये फ्री में लेगा? नहीं, ये तो लेना ही चाहेगा फ्री में ना, लेकिन ये फ्री में देगा नहीं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? अब अगर आप देखेंगे तो इसको, ये जो था, इसको इसके लिए क्या देना पड़ा? पैसे देना पड़ा। पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? इसका मतलब ये क्या करेगा? ये व्यय करेगा, ये मनी को इन्वेस्ट कर रहा है। अब अगर ये मनी को इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको क्या मिला? इसको क्या मिला? इसकी आय हुई कि नहीं हुई? इसकी इनकम हुई, इसकी फर्म की, इसकी इनकम हो गई, इसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए यहां पर, ये जो फर्म पैसा प्राप्त कर रहा है ये क्या करेगा? ये गड्ढा खोदेगा और उसमें गाड़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सारी आवश्यकताएं तो इसके अपने उत्पादन से हो जाएगा। ये अपने लिए वस्त्र खुद ही उत्पादित कर लेगा, खाद्यान्न खुद ही बना लेगा, सारी सेवाएं खुद ही ले लेगा, वकील, डॉक्टर, ऑटो, गाड़ी, मतलब जितने भी संसाधनों का प्रयोग मानव अपने जीवन में करता है ये सभी खुद कर लेगा। ऐसा होगा? अरे नहीं होगा ना भाई। आप किसी एक चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, सभी चीज का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? तो जो आपका इनकम हुआ, जो आपका आय हुआ, उसको आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे? व्यय करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब जब ये व्यय होगा तो कहीं दूसरे का आय होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग एक से दूसरे के साथ चेन नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ और बातें समझना है। इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक है ये फ्लो ऑफ मनी, पैसे का अर्थव्यवस्था में कैसे फ्लो होता है, और इसी से पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये फर्म जब पैसे को प्राप्त करेगा तो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही कर देगा या खर्च ही कर देगा? मान लेते हैं अभी आप लोग क्या हैं? अभी आप लोग मतलब पराधीन हैं, दूसरों पर अधीन हैं। इसके ऊपर पैरासाइट करेंगे थोड़ा ज्यादा गंदा सब लगेगा ना, बट ये जरूर है कि आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है, पैसे के अलावा किसी चीज की बात नहीं होती। किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? पेरेंट्स के ऊपर। एक समय ऐसा आएगा आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप इनकम पाएंगे? नहीं पाएंगे? पाएंगे। पैसे का, चलिए अच्छा बताइए, पहली सैलरी का आप लोग क्या करेंगे? हैं? आप तो सोच के बैठेंगे ऊपर वाला मिलेगा उससे खर्चा करा जाएगा ना, और जो सैलरी आएगी उसको सेविंग कर लेंगे। क्यों नहीं? मतलब आप, मतलब पर्टिकुलर आपसे नहीं था, मैं कहे सर भ्रष्ट अधिकारी पहले हमें को बना दिए, सभी है उसमें, है ना। तो ये बताइए कि अगर आपकी पहली इनकम आएगी, पहले महीने की आएगी, मान लेते हैं, मैं ज्यादा लालच वालच नहीं देता, हवा में उड़िए कम और जमीन पे रहिए, मान लेते हैं 20,000 रुपए आप लोग पहले कमाए। हाँ, युवा वर्ग की ये भी समस्या है, वो जमीन पे कम हवा में ज्यादा रहता है। बहुत से लोग बीटेक, एमबीए और एमसीए करने के बाद सोचते हैं 1-1.5 लाख की नौकरी मिलेगी तो किया जाएगा,
उसके चक्कर में क्या करते हैं, 2 साल घर पे बैठ करके घर का 2-4 लाख रुपया और खर्चा कर देते हैं, और शुरुआत कहाँ से करते हैं, फिर यहीं से करते हैं। तो मान के चलता हूँ जमीन पे रहिए, 20,000 रुपए आपकी पहले महीने की इनकम हो रही है, क्या करेंगे इसका? अरे अधिकारी बनना है, त्वरित निर्णय लेना है, कम से कम 20,000 रुपए का करेंगे क्या, इसको तो सोच लीजिए। हाँ बताइए मुझे है? पहले आए तब तो मैंने बताया ना, देखिए कितनी नकारात्मकता भरी हुई है, इतना भी विश्वास नहीं 20,000 रुपए आएगा। बताइए सर क्या करेंगे? हैं? पेरेंट्स पर, ये होता है एक आदर्शवादी भारतीय ना, मतलब पहले खर्चा मम्मी के लिए साड़ी है ना, पापा के लिए कुर्ता पैजामा, छोटे बच्चों के लिए मिठाइयाँ और खिलौने। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, मान लिया मैंने कि आपने पहले महीने की सैलरी थी, भाई ठीक है, थोड़ा उत्साहित होना भी जरूरी है, हमने खर्चा कर दिया। दूसरे महीने में अभी नया नया फ्लो बना है, हमने खर्चा कर दिया। तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 2 साल हो गया, हम खर्चा ही करते रहेंगे? क्या करेंगे? कुछ सेविंग करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, जो आपने इधर देखा कि ये फर्म है, जितनी भी आय प्राप्त कर रहा है, क्या सब खर्चा ही कर देगा? नहीं भाई, कुछ क्या करेगा, कुछ सेविंग करेगा। अब जब ये सेविंग करेगा, कहां पे करेगा? मतलब मैं भी बॉक्स ऑक्स बनवा के रखा हूं, किसी को सेविंग करना हो तो लाके दे सकता है, तो करेंगे हैं? कहाँ जाएंगे पैसा जमा करने? बैंक में। मतलब तब आपकी ईमानदारी का पैसा होगा ना। अगर बेईमानी का पैसा होता तो घर में कहीं गड्ढा खोद के रखे होते, तो कहाँ पहुंचे? बैंक पहुंच गए। अब ये पैसा आपका कहाँ जाके जुड़ा है? बैंक हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे ये क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान है। ये कैसा है? ये एक फाइनेंशियल क्या है, इंस्टीट्यूशन है। पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र में क्या होता है? पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र में व्यक्ति होता है या फर्म होता है बड़ी इकाई के रूप में। और पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होता है? पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन किसके माध्यम से होता है? वित्तीय संस्थानों के माध्यम से होता है। इसमें आप किसे रख सकते हैं? इसमें आप रखेंगे बैंक को, इसमें आप रखेंगे शेयर मार्केट को, और इसी तरह से कुछ अन्य भी प्रावधान आप देखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए कि मान लिया हमने ये जो फर्म था, जब ये कुछ अच्छा कमा रहा था तो अच्छा ही अपने लिए व्यय कर रहा था। आप जानते हैं कि लाइफ एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, आपके खर्चे जो होते हैं, वो आपके इनकम के अनुसार बढ़ जाते हैं। साल का 10, 12, 15 लाख कमाएंगे तो हो सकता है आप छोटी गाड़ी से चलें, 25, 30 लाख कमाएंगे तो थोड़ी बड़ी गाड़ी से चलेंगे। जब आप करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कमाएंगे तो फिर छोटी गाड़ी पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन उस गाड़ी की क्वालिटी तो देखा है ना, जैसे जब आदमी शुरुआत करता है तो 5 सीटर गाड़ी चाहिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा कमाने लगे तो फिर उनको क्या चाहिए, 20-25 लाख की, फिर उनको 7 सीटर कार चाहिए। और फिर क्या हुआ, फिर हम और कमाने लगे तो करोड़ों वाली स्पोर्ट्स कार चाहिए जिसमें 2 सीट केवल होगी, तो और छोटी गाड़ी पे चले जाएंगे। लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएगी तो लाइफ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वैसे तो अपने ऊपर तो खर्च कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या व्यापार के ऊपर खर्च नहीं करेंगे जहां से हमारी इनकम जनरेट हो रही है? करेंगे नहीं करेंगे? अब हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है कि हम जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखे हैं अपने इंडस्ट्री या अपने फर्म के ग्रोथ में, उसको अचीव कर सकें। तो हम किसके पास जाएंगे? हमको पैसे जो तो किसके पास जाएंगे? भाई हमारे पास जब पैसा अधिक था तो हमने बैंक को दिया था कि नहीं दिया था? अब हमको पैसे की आवश्यकता है तो बैंक के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? बस यही है आपका फ्लो ऑफ मनी। यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो होता है, उसका प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ कहां से होता है? उत्पादन से। उत्पादन से।
जब तक आप किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ लिख करके मान लेते हैं कोई अच्छे पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी वाले पद हम किनारे रखते हैं, और मान लेते हैं आप अपने किसी स्किल के थ्रू क्या कर रहे हैं, कहीं पर प्राइवेट जॉब लेना चाह रहे हैं। तो आप बताइए, जिस चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं, जिस सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, पहले आपको अपने अंदर वो योग्यता विकसित करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, उसी को तो बेच करके आप पैसा कमाएंगे। जब आप कहीं कंपनी में अपनी सेवा दे रहे हैं तो उसी को तो पैसा मिल रहा है। तो या तो आप वस्तु बनाइए या तो आप सेवा देने लायक हो जाइए, तब आपको क्या होगा, उसकी आपकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अब ये इनकम क्या होगा, दो तरीके से काम करेगा, या तो आप इसे क्या करेंगे, कहीं व्यय करेंगे, और या तो कहीं पर आप इसका सेविंग करेंगे। जैसे ही आपने व्यय किया, अब ये क्या कर रहा है, किसी की इनकम जनरेट कर रहा है, और जब ये इनकम जनरेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, या तो इसे व्यय कर रहा है या तो इसे सेव कर रहा है। और जब ये सेव कर रहा है तो सेव करने के लिए क्या है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सहायता ले रहा है। लेकिन यदि इसे पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसकी मदद कर रहा है। अब आप पुनः ध्यान दीजिए, भारत की समस्या क्या है, हम लोग क्या बताएं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बातों को समझने के लिए, नया विषय आपके लिए, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से आपकी अर्थव्यवस्था से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा हूं। लेकिन ये बताइए, यूपीएससी में कहीं विषय है कि आपकी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था। अब आप बताइए, अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कहां से हो रहा है, उत्पादन से हो रहा है। अब आप बताइए, भारत किस चीज का उत्पादन कर रहा है, भारत किस चीज का उत्पादन कर रहा है, क्योंकि उसी को तो बेचना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, वस्तु का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन चाहिए कि नहीं चाहिए। जहां सेवाओं के रूप में आप देख रहे हैं कि भारत में क्या है, जो उनका आप कह सकते हैं बौद्धिक वर्ग है, वो विदेशों तक अपनी सेवाओं को दे रहा है। ठीक है, तमाम डॉक्टर है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट है नासा में काम कर रहे हैं, इंजीनियर है न जाने कहां कहां दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। और देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था सापेक्षता में चलती है। जैसे मैं अमीर हूं या गरीब, बताइए, मैं अमीर हूं या गरीब है? पता नहीं, छोड़िए, मुझे पता था इसका बात पता नहीं है, लेकिन अगर मेरा नहीं पता तो अपना बता दीजिए, अमीर है कि गरीब है? इसका मतलब आपकी क्रेडिट घर में अच्छी नहीं है ना। अगर क्रेडिट घर में अच्छी होती तो पापा पूरा अपना चिट्ठा खोल के रखे होते, देखो बेटा इतना पैसा है। बताइए, अमीर है कि गरीब? भाई कोई व्यक्ति अमीर या गरीब होता ही नहीं है। अमीर या गरीब तो आप सापेक्षता में होते हैं ना, किससे अमीर है किससे गरीब है। मैं कहूं मुकेश अंबानी अमीर हैं, फिर आप कहेंगे तो एलन मस्क क्या है, नहीं उनसे गरीब हैं। सापेक्षता में बात आएगी ना किसी चीज के। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था, अगर हम विश्व की, देखिए आंतरिक समस्याएं तो हैं यहाँ पर, उसको तो हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी है, गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन वैश्विक स्थिति में हम कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, उसके लिए हमको बुनियादी स्तर पर समझना होगा। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रमोट कर ले गए तो अंदर की समस्याएं तो अपने आप समाधान में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा, नीचे से सब सही हो जाएगा। तो भारत का विश्व की सापेक्षता में बात करते हैं। अब आप बताइए, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वस्तु, तो हमारे क्या क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ नहीं। अब हम लोग औद्योगिकरण के मध्यम स्तर पे पहुंच रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए भारत में सुनते ये समस्याएं क्या है, एक छोटा सा छोटा प्रोडक्ट चाइना से आता है, मैं तो सुनता हूं दंग रह जाता हूं, चाइना वाली कील चाहिए। मतलब कील तक हम लोग नहीं बना पा रहे कि चाइना की कील चाहिए। होता है कि नहीं होता है? घर में आप छोटा छोटा उपकरण देख लीजिए, चाइना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या है, वस्तुओं का उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं तो फिनिशिंग नहीं है, मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा है चाइना के मुकाबले, लेकिन महंगा पड़ जाता है, तो लोगों को सस्ती चीज चाहिए, है ना। तो ये सब देख रहे हैं, मतलब चावल चाइना का आ रहा है। और जहां तक सेवाओं की बात रही, कुछ विशिष्ट संस्थानों को हम छोड़ दें जो भारत के टॉप क्लास के हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं
एक आईआईटी के इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा रहे हैं, आप आईआईटी की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट के सेक्टर में जा रहे हैं, आप आईएम की बात कर ले रहे हैं। डॉक्टर के फील्ड में जा रहे हैं, आप एम्स की बात कर लेते हैं। मतलब ये भारत के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं। ऐसे ही 2-4-5% और संस्थानों को मान लीजिए जो क्या है, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बेहतर प्रतिभा को तराश रहे हैं। बाकी भारत की जो 85% संस्थान है जहां से सेवा का उत्पादन करने वाले, यहां तो स्थिति ये है कि सबसे सरल काम है पढ़ाना, यूपीएससी नहीं, ये डायनेमिक सेक्टर है। यहां पर हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूं, और उनके भी प्रशिक्षण का और उनके भी मनोबल का क्या प्रावधान होता है कि वो जाकर के काखा गागा नहीं पढ़ा पाते हैं और कुर्सी तोड़ते हैं। कल्पना करिएगा, क्योंकि किसी भी समाज में शिक्षा की जो किसी भी समाज की सबसे मजबूत रीढ़ होती है वो क्या होती है, शिक्षा होती नहीं होती है। और यहाँ पर जो शिक्षा की भी सेवा दे रहे हैं, उनके सेवा का स्तर देख लीजिए। आप जहां कहीं भी जाएंगे तो आप देख लीजिए, आपको शिक्षा का भी स्तर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए, अगर हम कुछ टॉप क्लास के संस्थानों को छोड़ दें और जो वस्तु का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दुनिया में बेचेंगे क्या? यही तो समस्या है। हमको क्या करना है, हमको ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और स्किल डेवलपमेंट करना है। चाइना में कोई पढ़ता नहीं है, चाइना में सब काम सीखते हैं। जैसे हम लोग क्या एक शुरुआत से दौर बन जाता है कि हमको स्कूल जाना और पढ़ाई करना है, चाइना में लोग क्या होता है, इतनी इंडस्ट्री लगी है कि वहां पर काम ज्यादा है, काम करने वाले लोग कम है। हर कोई चला जाता है। भाई आप जो किताबों का ज्ञान कर रहे हैं अच्छी बात है, नैतिक होता है आपके लिए, प्लस बौद्धिक स्तर पर समझ होता है, लेकिन आपने हुनर क्या सीखा, कमाएंगे किससे? भारत की बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या आपको यहां से दिखाई देगी। बेरोजगारी जो शब्द आप सुनते हैं किसके लिए है? शिक्षित वर्ग के लिए है। और शिक्षित वर्ग क्या होता है? बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या उसके अलावा अन्य पीएचडी तक की डिग्री ले लेता है। उसके बाद कहता है हम करेंगे क्या, क्योंकि स्किल तो कोई नहीं है ना। तो ये समस्याएं हैं, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि भारत की डिपेंडेंसी किस पर है? भारत, देखिए दो शब्द आप सुनते हैं ना, एक हो जाता है निर्यात और दूसरा हो जाता है आयात। आयात यानी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भारत है। हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करें? एक्सपोर्ट करें, तभी तो विदेशी मुद्रा आएगा। समस्या क्या है? हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। हम विश्व पर निर्भर ज्यादा हैं। बात सुनिए, तो ये सारी क्या है दृष्टिकोण को, इन्हीं अप्रोच को ध्यान में रख करके जो सारे टॉपिक हैं उसको आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई आप विषय पढ़ेंगे, कोई भी विषय, फिलहाल यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, केवल ये उद्देश्य से मत पढ़िए कि हमको नंबर लाना है। भाई आप अगर अपने आप को प्रशासनिक स्तर पर देख रहे हैं तो समस्याओं का समाधान करना ही पूरी जिंदगी भर का काम रहेगा आपका। आपको जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आप उसमें कितना बेहतर तरह से समाधान लेकर ला सकते हैं, और तभी आप सरकार की नीतियों को समझ सकते हैं, योजनाओं को समझ सकते हैं और उसमें मैचअप करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब कल हम लोग जो है वो अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र में देखेंगे कि उसमें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तब आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो भी बात किए हैं फर्स्ट डे की क्लास से, सारी बातचीत केवल हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ रहे थे, इकोनॉमी को समझ रहे थे। आगे जो हम लोग बात करेंगे किस पर बात करेंगे? इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर। दोनों में अंतर फर्स्ट डे क्लास में बताया था। इज इट क्लियर? चलिए 5 बजे कर लिए, 5 या 15 कर लिए, फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं मीन्स वाला।